नमस्कार, खबरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज सबसे पहले राजस्थान के अलवर से आई खबर से आपको रूबरू कराते हैं। खबरदार भी करेंगे। वहां कथित गौरक्षकों ने एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। यह उस हिंदुस्तान में एक के बाद एक हो रही ऐसी घटनाओं का दोहराया जाना है जहां गणतंत्र ही अनेकता में एकता की बुनियाद पर खड़ी हुई है। हरियाणा का रकबर राजस्थान के अलवर से 2 गायों को लेकर अपने घर की ओर चला था, लेकिन आधी रात को वो एक भीड़ का शिकार बना। अब रकबर को लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं। एक और उसके घर वाले कह रहे हैं कि वो दूध का कारोबारी था, तो दूसरी ओर उसके गौ तस्कर होने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आज हमारा सवाल ये नहीं है कि वो दूध कारोबारी था या गौ तस्कर। सवाल ये है कि क्या हमारा गणतंत्र इतना कमजोर हो गया है कि गणतंत्र के नाम पर कानून से खेलने वालों के आगे बेबस हो जाएं? एक इंसान मरा, लेकिन कोई कहेगा गो तस्कर मरा, कोई कहेगा गोरक्षक गुंडों ने मारा। हिंदुस्तान के गणतंत्र में 2 खेमों में राय बट गई है। क्या गणतंत्र पर गाय तंत्र भारी नहीं पड़ गया है? राजस्थान के अलवर में रकबर नाम के शख्स की हत्या हुई है। अलवर के लालमंडी के घने रास्तों से 2 गायों के साथ गुजर रहे रकबर की ऐसी पिटाई हुई कि उसने दम तोड़ दिया। राजस्थान पुलिस के मुताबिक मौत से पहले दिए बयान में रकबर ने बताया है कि उसके साथ 5 से 6 लोगों ने मारपीट की। पुलिस के मुताबिक आधी रात को सूचना मिली थी कि 2 गो तस्कर गायों के साथ गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां तक पहुंचती उससे पहले ही भीड़ तंत्र का अंधा कानून अपना काम कर चुका था। 2 व्यक्ति गायों को लेकर पैदल राजस्थान से हरियाणा की ओर गो तस्करी हेतु लेके जा रहे हैं। उसके साथ लोगों ने मारपीट की है। 2 संदिग्ध थे, उनसे पूछताछ के बाद अपराध में उनकी लिप्तता देखते हुए उनको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है। रकबर हरियाणा के नूह जिले का रहने वाला था। उसके घर वालों का दावा है कि अलवर से गायों को लाकर उसे दूध का कारोबार करना था, लेकिन जब गणतंत्र पर गाय तंत्र भारी हो रहा हो तो ये उसकी भूल साबित हुई। 5 बजे निकला, रुपया लेके नहीं गयो, गाड़ी में बिठा लाऊंगो मोल खरीद के। दूध की गाय है, 3 मेरे घर रहेंगी, 3 ब्यांगी, एक और ले आऊं, दूध घना ही हो जाएगा, डेयरी पे लिए जान लू। रकबर ही कमाता था और उसी की कमाई पे परिवार का पालन पोषण होता था, लेकिन फिलहाल जो है ये बच्चे बेसहारा हो चुके हैं। पत्नी की रो रो के बुरी हालत है। पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। हालांकि इस बाबत पुलिस का ये कहना है कि उनकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है। रकबर की हत्या पर उठा यह आक्रोश समाज को बांटता है। इसे कोई भी समझ सकता है। ऐसे में क्या ये राष्ट्रीय शर्म नहीं कि ये धार्मिक आधार पर गौ आस्था का सर्टिफिकेट बांटा जाए? हालांकि ये भी बात सच है कि रकबर पर गो तस्करी का पुराना मामला था, जिसकी तस्दीक उसके पिता ने ही की है। क्या पहले भी इसके ऊपर कोई मामला दर्ज है? पुलिस जैसे बता रही है कि मामला दर्ज है इसके ऊपर, तो वो तो बहुत दिन होगा जब की बात है। जब की बात है, गौ तस्करी का मामला दर्ज है इस पर? हाँ। रकबर की सच्चाई कुछ भी रही हो, लेकिन किसी भीड़ को उसकी हत्या का ना अधिकार था न इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। फिलहाल रकबर की हत्या के सिलसिले में राजस्थान पुलिस ने धर्मेंद्र यादव और परमजीत सिंह नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमले के वक्त जान बचाकर भागने में कामयाब रहे रकबर के साथी असलम की गवाही अब काफी अहम हो जाएगी। मैं वहीं चिपक गया जी। चिपक कर रकबर के पास दौड़ पड़ा जी। फिर रकबर पता नहीं जी कितनी आगे निकल गया, कितनी दूर निकल गया, मेरे को मालूम नहीं। मैं वहाँ से ढूका जी चिपक निकल गया जी। मामला गो तस्करी का हो या न हो, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह से पीट कर मार डालने की हिंसक घटना की इजाजत नहीं दी जा सकती है। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अलवर में कथित गौरक्षकों की हिंसा में किसी व्यक्ति के शिकार होने का ये पहला मामला नहीं है। कौन भूल सकता है अप्रैल 2017 की यह घटना, जब पीट कर पहलू खान नाम के दूध विक्रेता को मारा गया था।
गणतंत्र पर भारी हो रहे गायतंत्र में इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाने का जिम्मा कौन उठाएगा? नूह से अनुज मिश्रा और जयपुर से शरद कुमार के साथ देवंकुर, अलवर, आज तक। अलवर में रकबर गाय के नाम पर मारा गया, लेकिन इस देश में बीते कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब कोई इंसान किसी न किसी बहाने से भीड़ का हिस्सा बना है। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम लोकतंत्र से भीड़ तंत्र बन रहे हैं। आइए आपको कुछ हाल के मामले बताते हैं, जरा ध्यान से देखें। आज की ही घटना है जब कथित गोरक्षकों ने रकबर को मारा। इससे पहले 14 जुलाई को कर्नाटक के बिदर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या हुई थी। वहां बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया। और इससे पहले 10 जुलाई को असम के नलबारी में एक वेडिंग पार्टी में साउंड को लेकर एक मजदूर की मामूली कहासुनी के बाद हत्या हुई। 1 जुलाई की महाराष्ट्र के धूले की घटना तो रूह कांप देती है, जब बच्चा चोरी की अफवाह पर 5 लोगों को जान से मार दिया गया। 28 से 29 जून के बीच 3 अलग अलग वारदातों में त्रिपुरा में हत्याएं हुई। ये हत्याएं भी बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर हुई थी। इससे पहले 26 जून को अहमदाबाद में भी 40 साल की एक महिला को बच्चा चोर समझकर मार दिया गया। देश को भीड़ तंत्र से बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, इसीलिए अब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई। 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार भीड़ तंत्र के खिलाफ कानून बनाए। कोर्ट ने कहा कि संवेदनशील जगहों पर पहचान की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को हर जिले में एक पुलिस अफसर की जिम्मेदारी तय करने के लिए भी कहा। साथ ही उस नोडल ऑफिसर को डीजीपी के संपर्क में रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि जब भी ऐसी घटनाओं का अंदेशा हो तो भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास पुलिस करे। सरकारों से कोर्ट ने लिंचिंग के खिलाफ जागरूकता लाने को भी कहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह पर सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। इसके अलावा पीड़ितों को मुआवजा देने और ऐसे मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई के निर्देश भी दिए गए। चिंता का विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी इन घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। चिंता का विषय यह है कि हमेशा यह देखा जाता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो भीड़ पुलिस पर भारी पड़ रही है या पुलिस वहां पर होती ही नहीं। सोचें, जब पुलिस का रसूख काम नहीं करेगा तो क्या भीड़ तंत्र अपने आप को ज्यादा ताकतवर नहीं समझेगा? और यह कैसा हिंदुस्तान है जहां पर भीड़ तंत्र सारे सिस्टम्स और कानून को ताक पर रखते हैं। रकबर इसका आज का उदाहरण है। ऐसे उदाहरण आना अब आम बात होगी। लामड़ी से जो लावड़ा रास्ता निकल रहा है ना, तारा घर के पास ले गए। भीड़ तंत्र के खिलाफ संसद कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है ये बात। संवेदनशील जगहों की पहचान की जाए। हर जिले में एक पुलिस अफसर को जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई देता नहीं है। तैयारी कहां है? डीजीपी के साथ संपर्क रखें जिले का नोडल ऑफिसर। भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास करे पुलिस। लिंचिंग के खिलाफ जागरूकता लाए सरकार। सोशल मीडिया पर अफवाह पर सख्ती से निपटे। लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था में क्या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? क्या देश भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है? राजस्थान के अलवर में एक शख्स जिसका नाम रकबर था मार दिया गया। क्यों? क्योंकि आरोप है कि गोरक्षा का लबादा ओढ़े लोगों को उसके गो तस्कर होने का शक था।
रकबर हरियाणा का रहने वाला था और अलवर से गायों को लेकर अपने गांव वापस जा रहा था। मृतक का शव है, उसका पोस्टमार्टम बोर्ड से अभी अलवर में कराया जा रहा है और जो 2 संदिग्ध थे उनसे पूछताछ के बाद अपराध में उनकी लिप्तता देखते हुए उनको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है। ये घटना तब हुई है जब अभी हाल ही में देश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भीड़ की हिंसा के खिलाफ कानून बनाने को कहा है। संसद में गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लिंचिंग के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। ऐसी घटनाओं में किसी एक भारतीय का भी निधन दुखद है, मानवता की मूल भावना के खिलाफ है। जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही है वहां पर राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही है। ये घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर पूरी तरह से कड़ाई से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी मैंने कहा है केंद्र सरकार के जिस भी सहयोग की जरूरत होगी इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए पूरा सहयोग हम मुहैया कराएंगे। मैं यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। सब चिंतित हैं तो रुक क्यों नहीं रही है भीड़ की हिंसा? क्या राजनीतिक वजह है? जरा मोदी के मंत्री को सुनिए, वो तो अलवर की घटना को ही मानो खारिज कर रहे हैं। जैसे जैसे मोदी जी पॉपुलर होते जाएंगे ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं इस देश में आती रहेगी। जैसे बिहार का चुनाव हुआ, अवार्ड वापसी हुई, यूपी का चुनाव आएगा, मॉब लिंचिंग आएगा, 19 का चुनाव आ रहा, फिर कुछ आएगा, कभी इंटॉलरेंस आएगा। ये मोदी जी ने जो योजनाएं दी और उसका असर धरातल पर दिख रहा है, उसका एक रिएक्शन है। विपक्ष भी कहां कम है। मुस्लिम राजनीति की पहचान रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट पर गौर करिए। उन्होंने लिखा है, भारत में अनुच्छेद 21 के तहत गायों को जीवन का अधिकार है लेकिन मुस्लिमों को नहीं। मोदी सरकार का 4 साल लिंच राज। ओवैसी भी इंसान नहीं, मुसलमान ढूंढ रहे हैं। दूसरे नेताओं को भी चिंता आने वाले चुनाव की ही ज्यादा लगती है। कड़ी कार्रवाई का जुमला हो गया उनका, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। ये 4th 5वीं घटना हो गई होगी और पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया। जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की है वही ऐसा क्यों हो रहा है? ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सरकारें बैठ गई है जो ध्यान दे नहीं रही है। ये बात सच है कि अलवर में जो रकबर मारा गया उसके ऊपर गो तस्करी का पुराना मामला था। उसके पिता ने इसकी तस्दीक की है। लेकिन क्या ये राष्ट्रीय शर्म नहीं कि सड़क पर कानून की हत्या हो और कुछ लोग उसे इंसाफ कहें? दिल्ली से मौसमी सिंह और जयपुर से शरद कुमार के साथ देव अंकुर वधावन, अलवर, राजस्थान आज तक। बात गले लगने या गले पड़ने वाली राजनीति की। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के गले मिलने वाली राजनीति को जनसभाओं में भुनाना शुरू कर दिया है। वो ये साबित करने पर लगे हैं कि राहुल गले मिले नहीं, गले पड़े, जबकि राहुल प्यार बांटने वाली राजनीति को अपना फलसफा बताने में जुटे हैं। यूं तो अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार की जीत का यह आंकड़ा सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के भीतर विपक्ष के अविश्वास पर मिली इस जीत को 2019 के लिए बीजेपी का ब्रह्मास्त्र बनाने का फैसला कर लिया है। ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसे नहीं आता है, क्योंकि जब 90,000 करोड़ रुपए इधर उधर जाने बंद हो जाए तो पुराने कितनों की दुकानें बंद हो गई होगी। तो ऐसे गलत कामों को कोई बंद कर दे, भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद कर दे, मुफ्त की कमाई को बंद कर दे, क्या उस पर वो विश्वास करेंगे? क्या करेंगे? क्या ऐसी मोदी सरकार पे वो भरोसा करेंगे? क्या अविश्वास ही करेंगे ना? नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने जवाब में ही कह दिया था कि ये फ्लोर टेस्ट नहीं, विपक्ष का फोर्स टेस्ट है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव भले टीडीपी लेकर आई हो,
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे पर लेकर आई हो, लेकिन मोदी का निशाना तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही थे। के अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ। मोदी से गले मिलकर संसद की महफिल लूटने के राहुल के अंदाज को उन्होंने लोकसभा में तो फीका करने की कोशिश की ही थी। यूपी में शाहजहांपुर की सियासी पिच पर भी जनता के बीच पहुंचकर बाउंसर फेंकने से भी वो नहीं चुके। मैं तो हैरान हुआ सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहां कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं। केंद्र में ऐतिहासिक जनादेश देकर के आपने जो सरकार बनाई है उस पर उनको विश्वास नहीं है। कल संसद में हम उनसे लगातार ये पूछते रहे कि भाई बताओ तो सही, ये अविश्वास का कारण क्या है, जरा बताओ तो। अब जब कारण नहीं बता पाए तो गले पड़ गए। लोकसभा में राहुल गांधी ने राफेल डील में सौदेबाजी और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन जब मोदी को उनका गला लगना ही राजनीति का मुद्दा बना है, तो वो प्यार बांटने के अपने तरन्नुम से ही मोदी को हराने की कोशिशों में जुटे दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, प्रधानमंत्री कुछ लोगों के सीने में नफरत, डर, गुस्सा भरकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम ये साबित करेंगे कि सभी भारतीयों के दिल में प्यार और दया हो तो ही देश का निर्माण हो सकता है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल ये दलील भी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पास जनता से जुड़े सवालों के जवाब नहीं है। खासकर राफेल पर सरकार घिर गई है, इसलिए राहुल के गले लगने को गले पड़ना बताया जा रहा है। मजाक उड़ाने के स्वरूप उन्होंने कहा कि मैं किसी के कहने से नहीं उठता हूँ, और आज जनता के बीच में अपनी ही बात को वो झूठा साबित कर रहे हैं। अब ये तो इस देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि वो सच कब बोलते हैं, सदन में या सदन से बाहर। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने शुरू हुई ये राजनीति दूर तक जाएगी, ये तो तय लगता है। राजनीति की बातों को जनसभा तक पहुंचाने में कामयाब जो होगा उसे ही 2019 में माइलेज मिलेगी, ये भी तय है। लखनऊ से नीलांशु और शाहजहांपुर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जनता ये सब देख रही है और पूछ रही है कि भाई हमें गले कौन लगाएगा। आधा हिंदुस्तान पानी का प्रचंड प्रहार झेल रहा है। केरल से लेकर कश्मीर तक आधे हिंदुस्तान में मूसलाधार मुसीबत बरसी है। लोगों की दुकान, मकान, खेल खलियान सब बाढ़ में बह जा रहे हैं। कुदरत का सबसे ज्यादा क्रोध गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और मध्य प्रदेश में बरपा है। इन राज्यों में बाढ़ आई है जो कि बर्बादी की बाढ़ है। हर रंग में रंग जाने का गुणधर्म रखने वाले पानी की ये बदरंग तस्वीर है। आधे हिंदुस्तान में यही तस्वीर दिखती है। पानी का ऐसा प्रहार है कि डूबती जा रही हैं गलियां, डूबते जा रहे हैं गांव गिरांव। खुशियों की गठरियां डूब चुकी हैं, मानो कुदरत ने बर्बादी की गिरहें बांध दी हैं। सावन के रिमझिम फुहार की ख्वाहिश वाले दिलों पर दरकाने वाली बाढ़ ने दस्तक दी है।
बरसात से दम निकाल देने वाला भादों। आधे हिंदुस्तान में इस बार बादल झूमते नहीं, झकझोर रहे हैं। बर्बादी की बरसात हुई है। उड़ीसा की तस्वीरें देखिए। दक्षिणी उड़ीसा की रायगढ़ की तस्वीरें हैं ये। इन्हें देखेंगे तो पहली नजर में लगेगा कि नहर के बीचों बीच हीराखंड एक्सप्रेस खड़ी है, लेकिन ये ट्रेन नहर में नहीं, रेलवे ट्रैक पर है। ये अलग बात है कि रेलवे ट्रैक पर कई फीट पानी की परत चढ़ी है। कटक का कोना कोना लबालब है। तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी और धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं शहर, गांव, गली, मोहल्ले, दुकान, मकान, दरवाजे, दीवारें, खेत, खलिहान। कागज के नाव की तरह कार कुछ देर तक पानी में तैरती रही और फिर डूब गई। भुवनेश्वर में बाढ़ ने भयानक शक्ल अख्तियार की है। बेहिसाब बरसात की बदौलत गर्दिश में है यहां की गलियां। मलकानगिरी में भी आसमान से पहले पानी बरसा हुआ पानी परेशानी में तब्दील हुआ और फिर यही परेशानी बना पानी बर्बादी में बदलकर बंटाधार किए दे रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर उमड़े सैलाब ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। स्कूल कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि होशियार रहना, अभी आसमान से आफत बरसनी बाकी है। कुदरत के प्रचंड तांडव ने मैदान और पहाड़ के बीच का भेद खत्म कर दिया है, दिशाओं का अंतर खत्म कर दिया है। उत्तराखंड की ही तस्वीरें देख लीजिए। महादेव के मोहल्ले में जल तांडव कर रहा है। बर्बादी की ऐसी बाढ़ आई है कि गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो चुके हैं। देखिए ना, ये कार भी पहले कश्ती बनकर पानी पर तैरी और फिर इसी पानी में डूब गई। किसी तरह लोगों ने मिलजुल कर इस कार को बाहर निकाला। देहरादून में भी बेहिसाब बरसात ने सड़कों को लबालब कर दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और मौसम विभाग कह रहा है कि अभी तो बारिश शुरू हुई है, असली आफत अभी बाकी है। हाँ देखिए, आज 21 तारीख और 22 तारीख के लिए बोला गया है, खासकर जो है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में वो बहुत अच्छी रहने वाली है। हल्की से मध्यम जो वर्षा वो ज़्यादातर जगह पे मिलेगी और साथ में जहाँ तक हैवी या वेरी हैवी रेंस की बात है तो आज 21 को जो है उसकी अच्छी संभावना है और कहीं कहीं पर वो रहेगी जो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं। लेकिन अगर 22 को बात करें तो ये और भी थोड़ी बढ़ेगी और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। कहीं कहीं पर आपको जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन जो कि 20 सेंटीमीटर से ऊपर की है वो भी देखने को मिलेगी। तो ये आज और कल के जो 2 दिन हैं इसमें बहुत सतर्क रहने की थोड़ी ज़रूरत रहेगी। बहुत अच्छी बारिश जो है इसके दौरान मिलने वाली है आपको। 23 से देखेंगे थोड़ी कमी आ रही है तो 23 को हैवी रेन जो है मिल सकती है एक आध जगह पर ये कि आप ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी 23 तारीख में। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी मौसम ने कहर बरपाया है। लामबगड़ में तो सड़क का बड़ा हिस्सा पानी अपने साथ बहा ले गया। नतीजतन रास्ता बंद है। कहा था ना, पानी का गुणधर्म है सब में मिल जाना। तकलीफ में बहा तो आंसू और बाढ़ की शक्ल में सामने आया तो बर्बादी। रायगढ़ से सुफियान के साथ मुदित अग्रवाल, हरिद्वार, आज तक। पिछले बरस भी गुजरात ने बाढ़ का दंश झेला था।
इस बार भी गुजरात में जोरदार बरसात हो रही है। गुजरात के 8 जिलों में बाढ़ का संकट है। लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में लगी हुई है, मगर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयानक है। आसमान से गुजरात के गिर सोमनाथ की तस्वीरें देखें तो हर तरफ अथाह जल दिखता है और अथाह जल में दिखती है सब कुछ डुबो देने की बेताबी, सबके सिर के ऊपर से गुजर जाने की बेरहमी, चलते जीवन की रफ्तार पर कई परत चढ़ जाने की बेचैनी। गिर सोमनाथ में बाढ़ आई है, बर्बादी की बाढ़। डूबे हुए लोगों को डूबने की कगार पर खड़े लोग देखते हैं तकलीफ से, दया से, डर से, परेशानी से, और फिर सोचते हैं कि हे परमेश्वर, ये अनर्थ क्यों। ऐसे ही प्रचंड जलधारा थी। इसी जलधारा के बीच से नवसारी के हरीश पटेल निकल रहे थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि जल का प्रवाह उनकी कार के पहियों को अपने साथ खींच ले जाएगा। कार पानी में बहकर पुल से नीचे आ गिरी। मदद के लिए लोग पहुंचे। रस्सी ट्रैक्टर से कार भी खींचने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक डूबी कार में फंसे हरीश को पानी निगल चुका था। वो कार में जा रहा था। आज बारिश भी ज़्यादा है, लेकिन वो जो डुबाऊ ब्रिज है, ये ब्रिज के ऊपर से उन्होंने अंदाज निकाला नहीं। गाड़ी क्रॉस करने की कोशिश की होगी, लेकिन गाड़ी पानी में चली गई। और हमने बहुत कोशिश की, लेकिन घंटा 1.5 घंटा तो हो जाता है। पूरे लोग को बुलाए और ट्रैक्टर वगैरह जो भी कुछ करना था वो करके बाहर निकाला, लेकिन बॉडी डेथ हो गई थी। डूबते हुए जीवन की इन तस्वीरों में डूबती हैं खुशियों की स्मृतियां। प्रलयंकारी जल विस्तार गर्दन तक चढ़ाया है। एक एक कर सब कुछ डूबते हुए देखना असहनीय तो है, मगर सच है। गुजरात में बाढ़ का पानी बह रहा है। ब्यारा में बर्बादी बनकर, नवसारी में मुसीबत बनकर, जूनागढ़ में जान की आफत बनकर, आबाद अहमदाबाद में जल का कोलाहल है। बढ़ता जा रहा है बाढ़ का पानी, बर्बादी के निशान छोड़ते हुए। ऊना के आधे से ज्यादा गांवों पर तर्पण हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें देखिए, रास्तों पर जलधारा देखिए। ईश्वर न करे, लेकिन जरा सा पांव फिसले तो जिंदगी बहती चली जाए। जरा सा रस्सी छूटे तो पानी जिंदगी पर मौत का फर्क चढ़ा दे। ये भयानक तस्वीरें ऊना की। ऊना में कई गांवों की गलियां इसी पानी में गुम है। बरसात के इस पखवाड़े में गुजरात के 8 जिलों पर बाढ़ का खतरा है। अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है। 10 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हुई है। 19 लोगों की मौत करंट और बिजली गिरने से हुई है। 144 गांव के रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। एनडीआरएफ ने अब तक 252 लोगों को सुरक्षित निकाला है। प्यास से व्याकुल आदमी के लिए एक घूंट में स्वर्ग का सुख देने वाला यही पानी बाढ़ की शक्ल में बहकर तो बर्बादी की बेहिसाब कहानियां गढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मूसलाधार मुसीबत बरसी है। स्थितियां रोज का रोज बिगड़ती जा रही हैं। मौसम विभाग लगातार चेतावनी भी दे रहा है, बारिश अब प्रचंड रूप लेकर आएगी। आलम यह है कि नदी नाले दायरों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं। परेशानी है कि बढ़ती जा रही है। मॉनसून को आए अभी गिने गिने कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन मरुस्थल की रेत पर पानी की कई फीट की परत चढ़ गई है। बारिश और बाढ़ में राजस्थान का 12 बर्बाद हुआ जा रहा है। तस्वीरें देखिए। ये सड़क बहती हुई दरिया है।
इसके बीच से गुजरना मौत को दावत देना है, मगर उस पार फंसे लोग इसी रास्ते के सहारे सकुशल घर पहुंच जाना चाहते हैं। बारा में हालात बहुत भयानक है। 20 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। जहां भी देखो बाढ़ दिखती है। मरुस्थल में जल का ऐसा जंजाल फैला है कि सब उलझे नजर आ रहे हैं। ऐसी मुसीबत के बीच रहा भी न जाए, सहा भी न जाए, जिए तो जिए कैसे। बाढ़ की बदौलत जो बर्बादी बारा में है, कमोबेश पानी का वैसा ही प्रचंड प्रहार प्रतापगढ़ में है। किताबों में लिखा है कि बाढ़ अपने साथ समृद्धि लाती है। पहाड़ों की उपजाऊ गाद मैदान से निकलकर मिट्टी को सोना बना देती है। मगर कैसी किताब, कैसी समृद्धि, कैसी मिट्टी और कैसा सोना, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ उलट है। जो आंखों से सीधे सीधे दिखता है वो विनाश है, और विनाश जिन पर बरपा है वो बदहवास है। बाढ़ की इन तस्वीरों में कुदरत के कोहराम के कई किस्से हैं। क्या करेंगे जानकर कि यहाँ हरे भरे मैदान थे, गलियां थी, घर थे, दुकानें थी, लेकिन ये सब कुछ था। अब बाढ़ का पानी है और बेहिसाब परेशानी है। तस्वीरें फतेहपुर शेखावटी की हैं। यहाँ इतना पानी बरसा है कि कार तक डूबने लगी। इसी पानी की चपेट में ये कार आ गई थी। वो तो शुक्र था कि समय रहते लोगों ने देख लिया और इस डूबती कार में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हम यहाँ से नेट के ऊपर रास्ता देखा तो हमें मतलब कि रास्ता बताया मंडावा, फतेहपुर, नौलगढ़ होते हुए जोधपुर जाना है। जैसे हम यहाँ आए हमें अंदाजा नहीं था कि यहाँ इतना पानी। हमने सोचा ऊपर के नीचे 1.5 फीट पानी होगा। यहाँ किसी किस्म की कोई बैरिकेड नहीं लगी हुई थी, कोई रुकावट नहीं थी, कोई संकेत नहीं था। हमने मतलब कोई यहाँ पर गाड़ी का भीड़ भड़ाका भी नहीं था कि आगे गाड़ी जानी है कि नहीं जा रही। एक छोटा बोर्ड साइड में लगा जिसको किसी को ध्यान नहीं जाता। उसके रास्ता बंद नहीं था, बैरिकेड नहीं लगे थे, बिल्कुल नहीं लगे थे, कुछ भी संकेत नहीं था, कोई ब्लॉकेज नहीं था। तो हमने सोचा भी रास्ता खुला। कितनी गाड़ी डूब गई थी? पूरे लगभग कितनी? पानी साफ पूरी की पूरी छत के ऊपर से। हाँ, छत के ऊपर तक पानी निकल गया। एक बच्चा आपके साथ था, किस तरीके से बचाया गया बच्चे को? बच्चे को सब स्थानीय लोगों ने सबसे पहले किया, पानी में कूद करके जैसे तैसे राइट साइड का गेट खोल करके सबसे पहले बच्चे को मतलब कि बाहर निकाला। उसके बाद में एक एक करके हमको निकाला। बात बाढ़ की हो तो सिर्फ राजस्थान ही क्यों, मध्य प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। नीमच की तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में बाढ़ के साथ साथ लापरवाही भी दिखेगी। जिस बस को आप जलधारा के बीच से गुजरते हुए देख रहे हैं वो एक पूर्व विधायक के स्कूल की बस है। बस में बच्चे हैं, लेकिन ड्राइवर ने यह जरूरी नहीं समझा कि ऐसी जलधारा में बस न उतारे। गनीमत थी कि बस हादसे का शिकार नहीं हुई। ऐसी ही तस्वीरें विदिशा से आई हैं। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। इसी पानी के बीच एक युवक दिखता है। इस शख्स को लोगों ने पुल न पार करने के लिए कई बार समझाया, लेकिन इसकी समझ में बात नहीं आई। पुल पार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पानी की तीव्रता के सामने इसके पैर उखड़ गए और ये पानी में बहने लगा। शायद इस शख्स की किस्मत साथ थी जो रास्ते में एक पेड़ आ गया। ये बच गया और मदद की गुहार लगाने लगा। आखिरकार इसे बचाने के लिए एक नौजवान पानी में उतरा और इसे बचाकर ले आया। आज थाना पठारी के चोपड़ा गांव में जो बीना नदी जो थी उस पर काफी पानी था, तो उसी दौरान एक पंचमलाल यादव 25 साल का युवक था, वो पानी में बह गया था। तो नदी में जाके वो झाड़ियाँ थी, उस झाड़ियों में करीबन 200-250 फीट दूर जाके फंस गया था उसमें। तो वहाँ पर पुलिस बल मौके पर उसमें था और होमगार्ड के सैनिक भी थे। इनके द्वारा रेस्क्यू करके उसको बड़ी हिम्मत के साथ उसको वापस लाया गया और वो यानी युवक जो है सकुशल बाहर आया। केरल में भी बाढ़ का कहर बरपा है। केरल में बाढ़ की बदौलत 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से 35,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं। केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। We have already released 80 crore rupees from the Home Ministry, which
which was due for Kerala, but looking at the situation, we have released early. We have made early release of the 80 crore, which will add to the amount, SDRF amount, which the Kerala state government has, and that will be disbursed to the most needy people immediately. बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान में प्रलय मचा रखी है। चिंता इस बात की है कि अभी बारिश बाकी है। ज्यादातर राज्यों में भयानक बारिश की चेतावनी है। उम्मीद कीजिए कि कुदरत रहम करेगी। आज तक दिल्ली में 2 दिनों से हो रही बारिश दिल्ली वालों के लिए जान की दुश्मन बन गई है। जरा सी बारिश में दिल्ली की सांसें फूल गई हैं। आपको दिल्ली की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली की सदर बाजार की तस्वीर, जहां बरसात के दौरान गलियों में सैलाब जैसा मंजर दिखा, घुटने तक पानी था। दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा के परी चौक की है, जहां पानी बरसने के बाद जल जमाव हुआ। 13 मंजिला इमारत धंस गई है। यह इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। इमारत के धंसने से इलाके में दहशत है। ऐसी ही दहशत ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी की है, जहां 6 मंजिला इमारत भी झुक गई है। इसे लोहे के पिलर के जरिए गिरने से रोका गया है, मगर तस्वीरें देखकर लोगों में खौफ है। चौथी तस्वीर दिल्ली के बिंदापुर की है, जहां बरसात के बाद जल जमाव ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 5वीं तस्वीर शालीमार गार्डन की है, जहां सड़क पर सैलाब जैसा मंजर है। इन सब के बीच बारिश के बाद जाम की परेशानी अलग। चंद घंटों की बारिश से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब वो ऑफिस से घर को निकल रहे हैं। आप इस वक्त साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो धौला कुआं से दूसरी तरफ एम्स की तरफ जो जाने वाला रिंग रोड है वो कितना जाम है। ट्रैफिक काफ़ी हैवी है और धीरे धीरे ही ये ट्रैफिक निकल रहा है। लेकिन फ्लाईओवर के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कार का ब्रेकडाउन है और वहां खराब पड़ी हुई है। ऐसी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त स्थिति है। ऐसी जगहें जो फ्लाईओवर के ठीक नीचे हैं और साथ ही साथ जहां पर फ्लाईओवर का ढलाव खत्म होता है वहां पर भी जल भराव की शिकायतें मिली। आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 300 से ज्यादा जल भराव की जगहों के बारे में बताया है। बावजूद इसके सिविक एजेंसियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अस्थायी तौर पर वाटर लॉगिंग यानी जल भराव की शिकायत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जगह जगह पर है। कैमरामैन देवेंद्र शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।